हेलो क्लास। अब हम डिस्कस करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डिस्कस इन डिटेल द मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स है उसको जो डिफाइन करना है, हमें डेफिनेशन देनी है उसकी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, और हमें डिटेल में इसके मैनेजमेंट बताना है जो कि चाइल्ड में जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हो रहा है उसका मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक प्राइमरली ग्लोमेरुलर डिसीज़ है। मतलब ये एक फिल्ट्रेशन से रिलेटेड डिसीज़ होती है, जो कि फिल्ट्रेशन में जिसमें प्रॉब्लम्स होती है, ये वो डिसीज़ है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसे कहते हैं हम, है ना, जो कि हमारी किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, एटीमा, हाइपरलिपिडीमिया आदि लक्षण पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है इस सिंड्रोम में? पहले तो ये जो प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज़ है, मतलब वही है कि फिल्ट्रेशन का जो काम होता है इसमें फेल्यूर हो जाता है। हमारी किडनी में जो फिल्ट्रेशन का जो वर्क होता है नेफ्रॉन का, वो फेल्यूर हो जाता है। अब इसके जो वो रीजंस है, इसमें जो मतलब सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो इसमें इस डिसीज़ में कौन से सिम्टम्स मिलेंगे हमें? प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन जो यूरिया है उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी देखने मिलेगी। देन हाइपो एल्बुमिनिया, है ना, जो एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होगा। एडिमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। मतलब क्या है, हमारी बॉडी में सोडियम लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए एडिमा कॉज करेगा। और हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, मतलब लिपिड्स की अधिकता हो जाएगी। तो डेफिनेशन थी ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रीनल डिसीज़ के कई तरह के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे किडनी में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या वर्क करते हैं? फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब ये उससे रिलेटेड डिसीज़ है, तो जो किडनी के जो सारे फंक्शंस हैं वो भी इम्पेयर्ड हो जाएंगे। कुछ रीनल डिसीजेज हो जाएगी, जो किडनी डिसीजेज है वो डेवलप हो जाएगी। अब इसमें जो ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया बढ़ जाएगा, और कुछ कम क्वांटिटी में सीरम एल्ब्यूमिन की वजह से क्या होगा, ब्लड के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें भी चेंजेस आने लगेगा, और जो फ्लूइड्स है वो कैपिलरीज टिश्यू से टिश्यू में चला जाएगा। ठीक है, अब जिसका रिजल्ट क्या होगा कि एडिमा हो जाएगा। मतलब बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, फ्लूइड का लेवल जो है इसमें बढ़ रहा है, तो इसलिए जो है एडिमा कॉज हो रहा है। इसमें एडोल्स्टोन के ओवर प्रोडक्शन की वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाता है। मतलब ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, ये रिटेंशन हो जाता है इसका सोडियम और वाटर का, इसी के कारण एडिमा कॉज होता है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स जो है, जो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं, वो क्या होंगे? फर्स्ट जो होगा, जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है वेट इंक्रीज़ होने का? कि जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है ना, फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है बॉडी में, तो क्या होगा, पर्सन का वेट जो है गेन होगा। जो यहाँ पे चिल्ड्रंस, हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो चिल्ड्रन है उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सेकंड जो इसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने मिलेंगे वो क्या होंगे? आँखों के चारों तरफ एडिमा पाया जाएगा। अब बच्चे की जो आइज़ है उसके सराउंडिंग में हमें क्या सिम्टम्स देखने मिलेगा कि एडिमा, मतलब स्वेलिंग टाइप आ जाएगी। अब थर्ड जो सिम्टम्स होंगे, पुफीनेस ऑफ द फेस एंड जनरलाइज एडिमा। ठीक है, फेस जो है वो पुफिनिश टाइप का हो जाएगा, और कुछ जनरलाइज एडिमा भी कॉज होगा, फेस पर भी एडिमा दिखाई देगा बॉडी के साथ साथ। अब फोर्थ पॉइंट है वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, डायरिया, जो फ्लूइड के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस से कम अवशोषण के कारण होता है। अब जो सिम्टम्स दिखाई देंगे, वॉमिटिंग भी होगी, एनोरेक्सिया होगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, साथ में लूज मोशंस लग सकते हैं। ये सब फ्लूइड के जो जीआई जो फ्लूइड है, जो म्यूकस है, उसके एब्जॉर्प्शन के कारण हो जाएगा। और अगर असाइटिस डेवलप हो जाती है तो
क्या होगा, ब्रीथलेसनेस होने लगेगी। अब असाइटिस क्या होती है, असाइटिस का मीनिंग होता है फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं ना पानी भर जाना, तो उसे हम असाइटिस कहते हैं। तो असाइटिस डेवलप होगा जिससे कि ब्रीथलेसनेस होने लगेगी बच्चे में। अब बच्चा अगर इरिटेबल और बहुत जल्दी थकावट महसूस करता है तो क्या होगा, अब ये डिसीज़ के कारण बच्चा क्या करेगा, बहुत इरिटेट हो जाएगा, बहुत एंग्री हो जाएगा, उसे गुस्सा आएगा और वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा, उसे बहुत फटीग फील होगा। देन 7th पॉइंट, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। अब क्या होता है इसमें, यूरिन का आउटपुट कम होता है। यूरिन का आउटपुट कम क्यों होगा, देखिए जब हम वाटर इनटेक करते हैं तो क्या होता है, कुछ आउटपुट निकलता है यूरिन के थ्रू जिसको हम यूरिन आउटपुट कहते हैं। तो अब यूरिन का आउटपुट कम होगा तो इसका रीज़न क्या होगा कि जो वाटर है या जो फ्लूइड सोडियम है, जो भी फ्लूइड है उसका रिटेंशन हो रहा है हमारे एब्डोमेन में। तो अब रिटेंशन होगा तो वो क्या होगा, प्रॉपर बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब पेशेंट जितना इनटेक कर रहा है वाटर उससे बहुत कम अमाउंट में वाटर वो एक्सक्रीट आउट करेगा। अब स्केलेटल इस मसल्स का क्षय हो जाएगा, जो मसल्स हैं वो बहुत ही क्या होगी, अफेक्टेड होगी स्केलेटल मसल्स। अब बार बार इन्फेक्शन होगा। अब इन्फेक्शन क्यों होगा, इसका भी रीज़न है वही चीज़ कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारा फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं। जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट फैट्स हम जो भी डाइट में लेते हैं, वाटर लेते हैं, जो भी फ्लूइड्स हम ईट करते हैं उसको क्या करता है, ये फिल्टर करके क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। तो अब जब कुछ वेट्स जो है इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं बॉडी से, आउट हो जाते हैं, तो अब जब फिल्टर नहीं हो पाएगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब जिसके कारण क्या होगा, वो बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखे हमने इसमें। अब इन्वेस्टिगेशन देखते हैं कि अब इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस कौन से करने होंगे। तो फर्स्ट तो यूरिन एनालिसिस करना होगा प्रोटीन के लिए, एंड क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेकंड, ब्लड फॉर टोटल सीरम प्रोटीन टेस्ट होगा, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन लेवल चेक करना होगा। देन ब्लड फॉर ईएसआर होगा, ईएसआर हाई होगा, और एस कोलेस्ट्रॉल वो भी हाई रहेगा। अब कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस जो इस डिसीज़ में अराइज होंगे वो है इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। अब क्या होगा कि फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो फिल्ट्रेशन नहीं होने से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे, तो जिससे क्या होगा, जो सारे इन्फेक्शन होंगे बॉडी में उसके थ्रू क्या होगा, जो बैक्टीरियाज है ये क्या करेंगे, हमारी इम्यूनिटी पावर को लो कर देंगे। अब इम्यूनिटी पावर अगर वीक होती है तो वो अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाई तो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी में फैलने लगेगा, तो जिससे क्या होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, है ना, बार बार पेशेंट को इन्फेक्शन होने लगेगा। देन कोगुलेशन पावर ज़्यादा हो जाती है, जो क्लॉटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ में क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन जिसको हम यूटीआई कहते हैं, है ना। तो पेशेंट को क्या होगा, साथ में यूटीआई भी होने लगेगा, क्योंकि जो फ्लूइड है वो उसका रिटेंशन हो रहा है बॉडी में, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण यूरिनरी इन्फेक्शन होगा। अब ट्रीटमेंट इसका देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम इसमें। तो फर्स्ट तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन हो गया, जब तक सिम्टम्स कम ना हो तब तक हम इसको देते रहेंगे, कंटिन्यू हमें ये ट्रीटमेंट में ऐड करना है। सेकंड जो इसका ट्रीटमेंट होगा, डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स में क्या देंगे, जो हमारा जो फ्रूसामाइड होता है मेडिकेशंस उसको देते हैं हम, जो कि 40 mg में आता है। तो डायरेटिक्स क्या वर्क करता है, डायरेटिक्स हमारे यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है, और जो एंटी डायरेटिक्स होते हैं वो हमारे यूरिन आउटपुट को कम करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो सोडियम लेवल जो है, सोडियम फ्लूइड्स का जो रिटेंशन है, हमें उसको क्या करना है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है।
तो जब हम डायरेटिक्स देंगे तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो नहीं हो पाएगा, तो एडिमा को ये कम करेगा। थर्ड क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम इसका, एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स हम इन्फेक्शन के लिए देते हैं कि किसी टाइप का इन्फेक्शन ना हो, तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स चलाएंगे। फोर्थ, असाइड्स डेवलप होने पर एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करेंगे ताकि डिज़निया कम हो जाए। अब असाइड्स अगर हो रहा है, असाइटिस अगर है मतलब फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं हम, जो एब्डोमिनल फ्लूइड्स हैं उसको हम बाहर निकालते हैं ट्यूबिंग के थ्रू। तो इससे क्या होगा, जो डिज़निया हो रहा है पेशेंट को, मतलब जो ब्रीथिंग में जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्लियर हो जाएगी। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, बेड रेस्ट करेंगे, बोलेंगे पेशेंट से कि आपको बेड रेस्ट करना है। चाइल्ड की बात है तो पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप अपने बच्चे को बेड रेस्ट करवाइए। फर्स्ट, जब तक एडिमा हो तब तक वह रेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब जब तक बॉडी में एडिमा प्रेजेंट है तब तक के लिए बच्चे को रेस्ट ही करवाना है। सेकेंड पॉइंट, डाइट में क्या ऐड करना है, हमें लो सोडियम डाइट देना है, क्योंकि जो सोडियम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एडिमा कॉज हो रहा है ना, बॉडी में स्वेलिंग्स आ रही है। तो हम क्या करेंगे, जो सोडियम वाली डाइट है उसको रिस्ट्रिक्टेड करेंगे कि आपको कम सोडियम वाली डाइट लेना है, और हाई इन प्रोटीन, जैसे कि एग्स, मिल्क हो गया, पल्सेस, सोयाबीन, जिनमें प्रोटीन एक अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। ग्राउंड नट्स हो गया, तो इसमें प्रोटीन 4 to 5 ग्राम पर kg पर डे देना है। देन सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल देखते रहना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है या घटाना है, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, जो सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल देखते हुए हमें इसका प्रोटीन का जो इंटेक है उसको डिसाइड करना है। इसके अलावा बच्चे का टॉलरेंस भी देखते रहना है, मतलब बच्चा कितना टॉलरेट कर पा रहा है ना, उसकी कैपेसिटी देखनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे ये डाइट्स देनी है। अब जो भी फीड आप देंगे वो स्मॉल अमाउंट और फ्रिक्वेंट होना चाहिए। अब हम जो भी फीड दे रहे हैं वो एक स्मॉल अमाउंट में होनी चाहिए और एक फ्रीक्वेंसी उसकी अपने को मेंशन करना है। देन यूरिन आउटपुट को ध्यान में रखते हुए फ्लूइड इंटेक देना चाहिए, मतलब हमें देखना है, पहले आउटपुट चेक करना है कि ये जितना इनटेक कर रहा है और उतना आउटपुट कितना निकल रहा है, मतलब जो बच्चा है वो इनटेक कितना कर रहा है वाटर को और उसका यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसको फ्लूइड इंटेक करवाना है। अब क्या करना है, थर्ड पॉइंट क्या फॉलो करेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट में, डेली वेट रिकॉर्ड। अब हमें उसका वेट भी चेक करना है। एडिमा की प्रोग्रेस पता करने के लिए रोज़ाना वेट लेना चाहिए, इसके द्वारा आउटपुट का स्तर भी मालूम कर सकते हैं। हमें वेट भी चेक करना है, उसकी एडिमा की जो प्रोग्रेस है वो देखना है, एडिमा कम है या ज़्यादा है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको हम प्रेस करेंगे अपने जो थंब से या फिर फिंगर से उसको प्रेस करेंगे, तो वो एडिमा जहाँ पर होगा वो हम उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके प्रोग्रेस को हमें डेली देखना है और वेट भी लेना है बच्चे का, और इसके द्वारा जो है आउटपुट का हम एक लेवल मेंटेन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट हम जो फॉलो करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में वो है अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन को ऑब्जर्व करते रहना है, क्योंकि रेसिस्टेंस पावर बहुत कम हो जाती है। अब जो कि इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर वीक हो रही है बॉडी में। अब इम्यूनिटी पावर भी क्यों वीक हो रही है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कि जो वाटर का, फ्लूइड का जो रिटेंशन हो रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं जा पा रहे हैं बॉडी से, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगी। तो अब जब इम्यूनिटी पावर वीक है तो इन्फेक्शन कॉज होगा, तो हमें क्या करना है, इन्फेक्शन के साइन को हमें अर्ली डिटेक्ट करना, ऑब्जर्व करते रहना है कि बच्चे में किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बच्चे की इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो गई है, तो हमें ये चीज़ें ऑब्जर्व करती रहने हैं। देन डेली यूरिन एनालिसिस,
हमें यूरिन एनालिसिस करना है। 6, डिज़निया को कम करने के लिए सिटिंग पोजीशन देनी है। अब ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम उसे सिटिंग पोजीशन दे देंगे ताकि जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है वो थोड़ी मेंटेन हो जाए। केयर ऑफ एडिमेटस स्किन को साफ करके ड्राई रखना चाहिए। मेल चाइल्ड हो तो स्क्रोटम को टी बैंडेज की सपोर्ट देनी चाहिए। अब क्या करना है, स्किन की केयर करनी है, उसको ड्राई रखना है। अगर स्किन को रखते हैं तो इन्फेक्शन जल्दी कॉज होता है, तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि जो हम स्किन से बेबी की उसको ड्राई ही रखें, है ना। और अगर मेल चाइल्ड है तो उसको हम जो स्क्रोटम है उसको हम टी बैंडेज शेप में जो उस टाइप से हम क्या करेंगे, उसे सपोर्ट देंगे। अब पेरेंटल टीचिंग, अब पेरेंट्स को फॉलो अप के बारे में, हाई प्रोटीन डाइट के बारे में बताना है। अब नर्स को क्या चाहिए कि वो बच्चे के पेरेंट्स को एजुकेट करे, उन्हें फॉलो अप के बारे में बताएं और उन्हें डाइट के बारे में बताएं, उसके न्यूट्रिशनल जो डाइट है कि जो हाई प्रोटीन डाइट है उसमें कौन कौन से फूड्स इंक्लूड होंगे, कौन से फूड्स आपको देने हैं। इसके अलावा घर पर यूरिन फॉर एल्बुमिन कैसे टेस्ट करना है उसे डेमोन्स्ट्रेशन करके हॉस्पिटल में ही दिखाना है। स्टेरॉइड के कॉम्प्लिकेशन के बारे में पेरेंट्स को बताना है, जैसे कि हाइपोकैलेमिया हो सकता है, इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है या फिर सोडियम रिटेंशन भी हो सकता है। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन देखी थी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, एक प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज़ होती है जिसमें प्रोटीन जो है यूरिया में बढ़ जाता है, हाइपोएल्बुमिनिया हो जाता है, एडिमा भी प्रेजेंट होता है और लिपिड्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। सेकेंड हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो रीनल डिसीज़ है उसके सिम्टम्स इंक्लूड होंगे, है ना, कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे क्योंकि ये फिल्ट्रेशन से रिलेटेड डिसीज़ है। इसमें ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी और प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। अब इसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस भी आते हैं, जो ब्लड और जो ऑस्मेटिक प्रेशर्स में कुछ चेंज आएंगे, फ्लूइड कैपिलरी से टिश्यू में चला जाएगा और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि बच्चे में एडिमा प्रेजेंट होगा। अब इसके कुछ सिम्टम्स देखे थे। सिम्टम्स में क्या देखे थे कि बच्चे का वेट इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू एडिमा। बच्चे को एडिमा हो रहा है इसलिए वेट गेन हो जाएगा और जो आइज़ है उसके चारों तरफ एडिमा प्रेजेंट होगा। देन थर्ड हमने देखा था पुपीनेस ऑफ फेस और कुछ जनरलाइज एडिमा भी प्रेजेंट होगा। देन फोर्थ हमने सिम्टम्स देखा, वोमिटिंग होगी, उसे एनोरेक्सिया होगा, डायरिया होगा और जो कि फ्लूइड के जीआई म्यूकोसा से कम एब्जॉर्प्शन के कारण ये सब सारी चीज़ें एराइज होगी। और अगर असाइटिस है तो क्या है, असाइटिस डेवलप हो गई है तो ब्रीथलेसनेस भी होने लगेगी। अब बच्चे को इरिटेशन होगी, बहुत फटीग हो जाएगा, बच्चा टायर्ड हो जाएगा और साथ ही में उसका यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। साथ में जो स्केलेटल मसल्स है वो भी अफेक्टेड होगी और बार बार उसे जो है इन्फेक्शन होगा, जिसे हम रिकरेंट इन्फेक्शन कहेंगे। इसके लिए कुछ टेस्ट किए गए थे, जैसे यूरिन एनालिसिस फॉर प्रोटीन था, ब्लड टोटल सीरम प्रोटीन, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन लेवल चेक करना है, ब्लड फॉर ESR ये जो इंक्रीज़ हो चुका है और इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी हाई रहेगा। अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आए थे वो हमने देखे कि इम्यूनिटी पावर जो है वीक हो रहा था, जिसके कारण बच्चे को बार बार इन्फेक्शन कॉज होगा। अब सेकंड जो हमने देखा, कोगुलेशन पावर ज़्यादा हो जाएगी, बार बार ब्लड क्लॉट होगा। थर्ड में हमने देखा कि उसको यूरिनरी इन्फेक्शन भी कॉज होगा। देन ट्रीटमेंट हमने क्या देखा कि स्टेरॉइड्स देते हैं हम। अब प्रेडनिसोलोन देना है जब तक कि ये जो सिम्टम्स हैं वो कम नहीं हो जाए, तब तक कि हमें जो ट्रीटमेंट में इंक्लूड करना है वो है प्रेडनिसोलोन मेडिकेशन। इसके साथ हम डायरेटिक्स देंगे ताकि जो आउटपुट है यूरिन का वो बढ़ जाए और एडिमा जो हो रहा है बच्चे में वो कम हो जाए। और अब इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स देना है। फोर्थ में अगर एसाइटिस डेवलप हो जा रहा है तो हमें एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करना है ताकि जो डिस्निया है वो भी कम हो जाए। पैरासिंथेसिस में क्या करते हैं, जो फ्लूइड है उसको हम बाहर निकालते हैं।
अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या था कि बच्चे को बेड रेस्ट करवाना है और जब तक एडिमा हो तब तक रेस्ट प्रोवाइड करना है। साथ ही में डाइट की बात है तो डाइट में सोडियम का लेवल बढ़ रहा है तो क्या करना है, उसकी डाइट में सोडियम कर देना है। जो भी डाइट्स है सोडियम इंक्लूडेड जो डाइट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड करना है। हाई प्रोटीन डाइट देना है जैसे कि एग हो गया, मिल्क हो गया, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स और प्रोटीन्स, ये डाइट्स हमें क्या करना है, इंक्लूड करनी है। और उसके सीरम एल्ब्यूमिन लेवल को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी प्रोटीन का जो इंटेक है उसको हमें बढ़ाना या फिर घटाना है। अब इसके अलावा हमें बच्चे की कैपेसिटी भी देखनी है कि बच्चे का टॉलरेंस पावर कितना है, ठीक है। और जो फीड हम दे रहे हैं उसको स्मॉल अमाउंट में देना है पहले, है ना, एक फ्रीक्वेंट अमाउंट होना चाहिए बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब यूरिन आउटपुट को भी हमें क्या करना है, देखना है और फिर फ्लूइड इनटेक उस टाइप से हमें देना है। डेली वेट रिकॉर्ड करना है क्योंकि एडिमा प्रेजेंट है तो हमें चेक करना है कि एडिमा की प्रोग्रेस जो है वो किस टाइप की है। तो हमें डेली क्या करना है, उसको चेक करना है, बच्चे का साथ में वेट भी चेक करना है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि आउटपुट देखते रहना है पेशेंट का कि आउटपुट कितना हो रहा है। देन जो इन्फेक्शन के जो साइंस है उसको नर्स को ऑब्जर्व करते रहना है क्योंकि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे को, क्योंकि इम्यूनिटी पावर जो है कम हो गई है, जो रेसिस्टेंस पावर है वो कम हो गई है, जिसके कारण क्या होगा, बार बार इन्फेक्शन कॉज होगा। तो उसके लिए क्या करना है, नर्स को इसको ऑब्जर्व करते रहना है कि कोई इन्फेक्शन के कोई साइन तो नहीं है। अब डेली यूरिन एनालिसिस करना है और डिस्निया को कम करने के लिए सिटिंग पोजीशन देना है ताकि जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही थी वो थोड़ी कम हो जाए। देन केयर ऑफ एडिमेटस स्किन्स को क्या करना है, ड्राई रखना है। ड्राई इसलिए रखना है कि अगर स्किन वेट रहेगी तो इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज होंगे, तो हमें उसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, स्किन्स को ड्राई रखने की कोशिश करनी है ताकि कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं हो। और अगर मेल चाइल्ड है तो उसका जो स्क्रूटम होता है उसको हमें क्या है, टी शेप में, टी बैंडेज में क्या करना है, सपोर्ट देना है। अब लास्ट में क्या करना है, हमें पेरेंटल टीचिंग करनी है। बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको फॉलोअप के बारे में बताना है और जो भी डाइट्स उन्हें इंक्लूड करनी है बच्चे की डाइट में, जो प्रोटीन वाली जो डाइट्स देनी है वो सारी बतानी है कि आपको किस फूड में कितना अमाउंट में प्रोटीन मिल जाएगा और आपको कौन सी डाइट बच्चे की उसमें इंक्लूड करनी है। अब इसके अलावा उन्हें ये भी बताना है कि यूरिन फॉर एल्बुमिन कैसे टेस्ट कर सकते हैं घर पर, तो उसको हम हॉस्पिटल में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। देन अगर कुछ स्टेरॉइड जो ले रहे हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पेरेंट्स को बता देना है कि आप इसके ये कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जैसे कि हाइपोकैलेमिया अगर हो गया, जीआई ब्लीडिंग होने लगी है ना, सोडियम रिटेंशन हुआ, तो हमें क्या करना है, सारे कॉम्प्लिकेशंस पेरेंट्स को बता देने हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पर आज हमने डिस्कस किया, इसके हमने सिम्टम्स भी देखे, कॉजेज़ भी देखे, इसका मैनेजमेंट देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। थैंक यू क्लास।